This is today's the Hindu newspaper analysis session for UPSC Civil Services Examination. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is what are various laws related to suspension of sentence in India. Second issue is a multipolar world with bipolar characteristic. Third issue is related to India-New Zealand Free Trade Agreement. Fourth issue is related to SARC organization. Let's discuss all the issues in detail. What are various laws in India related to suspension of sentence by court? Why a news? In the context of Unnao rape case, the law on suspension of sentence has become a central legal debate involving technical definitions under the POCSO Act and Indian Penal Code. उन्नाव रेप केस के कॉन्टेक्स्ट में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का लॉ इंडिया में सेंट्रल लीगल डिबेट बन चुका है बिकॉज पोक्सो एक्ट एंड आईपीसी के अंडर इसके कुछ टेक्निकल डेफिनेशंस गिवन हैं. लीगल प्रोविजंस फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस को सस्पेंड करने से रिलेटेड लीगल प्रोविजंस क्या क्या है? सेक्शन 389 ऑफ द सीआरपीसी और सेक्शन 430 ऑफ बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता empower an appellate court to suspend the execution of a sentence and grant bail to a convict while their appeal is pending. सीआरपीसी के सेक्शन 389 के अकॉर्डिंग एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 430 के अकॉर्डिंग किसी भी एपेलेट कोर्ट को एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस को सस्पेंड करने के लिए यहाँ पर एम्पावर किया गया है और इस केस में बेल ग्रांट की जा सकती है जब तक अपील पेंडिंग है. जुडिशियल डिस्क्रिशन. सस्पेंशन इज नॉट अ रूटीन राइट. Court must record reason in writing and consider factors like the gravity of offense, the likelihood of the appeal succeeding, and the safety of survivor. सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो कोर्ट को राइट मिला हुआ है ये रूटीन राइट नहीं है. कोर्ट को इसके रीजन को रिटर्नली यहाँ पर रिकॉर्ड करना होगा एंड इसकी ऑफेंस की ग्रेविटी से रिलेटेड फैक्टर्स को यहाँ कंसिडर करना होगा. उसके बाद ही सेंटेंस को सस्पेंड किया जा सकता है. इसी के अंडर यहाँ पर यह भी देखना होगा कि सर्वाइवर के लिए सेफ्टी से रिलेटेड चैलेंज तो क्रिएट नहीं हो रहे हैं. द उन्नाव रेप केस लीगल कॉन्फ्लिक्ट. उन्नाव रेप केस के रिलेटेड यहाँ पर लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या हैं? On December 23, 2025, the Delhi High Court suspended the life sentence of convict Kuldeep Singh Segar. However, the Supreme Court stayed this order on December 29, 2025, raising several substantial questions of law. Definition of public servant. The Delhi High Court has suspended the sentence partially because it viewed that an MLA is not a public servant under Section 21 of IPC, which is the definition used by the POCSO Act. दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में कॉन्विक्ट कुलदीप सिंह सेंगर को यहाँ पर लाइफ सेंटेंस से इसलिए फ्री किया बिकॉज हाई कोर्ट ने देखा कि एमएलए जो होता है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं होता है अंडर सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी, जिसको पोक्सो एक्ट के द्वारा जिस डेफिनेशन को यूज किया गया उसमें एमएलए को पब्लिक सर्वेंट के तौर पर काउंट नहीं किया गया. This technically would mean Sanger could not be convicted for aggravated sexual assault under Section 5 of POCSO, which carry a higher minimum sentence. ये जो टेक्निकलिटी है ये उन्नाव रेप के कॉन्विक्ट को यहाँ पर एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के अंडर काउंट नहीं होता है. एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट पोक्सो सेक्शन 5 के अंदर मेंशन किया गया है. Minimum mandatory sentence. The High Court noted that Sanger had served over 7 years, which exceeded the minimum punishment for non-aggravated penetrative sexual assault under Section 4 of POCSO Act. हाई कोर्ट ने नोट किया कि सेंगर को जो पनिशमेंट गिवन किया जाना चाहिए ऑलरेडी वो 7 ईयर कंप्लीट कर चुका है बिकॉज पोक्सो एक्ट सेक्शन 4 के अंडर ही इसको पनिशमेंट को काउंट किया जा सकता है. IPC conviction overlooked. The CBI argued that the High Court ignored Sanger's conviction under Section 376(2) of the IPC,
which independently allow for a life sentence regardless of the POCSO technicalities. सीबीआई ने आर्गुमेंट गिवन किया है कि हाई कोर्ट ने सेक्शन 376 ऑफ द आईपीसी विच इज रिलेटेड टू रेप ऑफ अ माइनर इसको इग्नोर किया है और यहाँ पर पोक्सो के टेक्निकलिटीज पर ही ओनली ध्यान दिया है, जबकि 376 सेक्शन पर कोई भी उसका स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं टेकिंग किया गया है। सर्वाइवर सेफ्टी, the Supreme Court emphasized that the High Court failed to consider the perception of threat to the survivor and her family despite her being under CRPF security cover. सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज किया है कि हाई कोर्ट ने परसेप्शन ऑफ थ्रेट को कंसीडर नहीं किया है सर्वाइवर की फैमिली, जबकि सीआरपीएफ सिक्योरिटी उसको गिवन किया गया है। डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट का क्या डेफिनेशन है? पोक्सो एक्ट डज नॉट डिफाइन द टर्म पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 22 ऑफ पोक्सो एक्ट। अनडिफाइंड expressions shall draw their meaning from the IPC, CRPC, Juvenile Justice Act, Information Technology Act। पोक्सो एक्ट के अंडर पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन नहीं किया गया है। पोक्सो एक्ट सेक्शन 2 के अंदर ये मेंशन किया गया है कि कोई चीज अगर पोक्सो के अंदर डिफाइन नहीं है, देन आईपीसी, सीआरपीसी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से उन डेफिनेशंस की मीनिंग को टेकिंग किया जाता है, किया जाएगा। आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। Among these, only the IPC define public servant under Section 21, including judges, military officers, and arbitrators, etc., but not elected legislatures. Only IPC के अंदर ही पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 22। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जजेज, मिलिट्री ऑफिसर्स एंड आर्बिट्रेटर्स को पब्लिक सर्वेंट यहाँ पर काउंट किया जा सकता है, बट इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स को यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट काउंट नहीं किया जा सकता। Relying on this statutory scheme and the top court's ruling in R.S. Nayak versus A.R. Antulya 1984, the High Court held that an MLA does not qualify as a public servant under the IPC and consequently the POCSO Act। 1984 के अपने जजमेंट में हाई कोर्ट ने यहाँ पर ये रूलिंग गिवन किया था कि एमएलए जो होता है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं होता हो सकता आईपीसी एंड पोक्सो एक्ट के अंडर। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट्स अप्रोच which had sustained Sengar's conviction under Section 5C, Prevention of Corruption Act 1988. Trial court imported the broader definition of public servant from Section 28 of the Prevention of Corruption Act 1988, which include any person holding an office to perform a public duty। ट्रायल कोर्ट ने पब्लिक सर्वेंट का जो डेफिनेशन टेकिंग किया है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के सेक्शन 28 से टेकिंग किया गया है, जिसमें कोई भी ऐसा पर्सन जो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है और ऑफिस होल्ड किया हुआ है उस पर्सन को यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट के तौर पर देखा गया है। करंट स्टेट द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेड द सस्पेंशन meaning Sanger must retain in jail while the apex court examine these legal questions। जब तक एपेक्स कोर्ट इन लीगल क्वेश्चंस को एग्जामिन नहीं कर लेती तब तक सुप्रीम कोर्ट की जो सस्पेंशन है उसको स्टे कर दिया गया है। इट मीन्स सेंगर अब जेल में ही रहेगा। सेपरेट कॉन्विक्शन, इवन इफ द रेप सेंटेंस वर सस्पेंडेड, Sanger is serving a separate 10-year sentence for the custodial death of the survivor's father, in which he has not been granted bail। रेप सेंटेंस अगर सस्पेंड हो भी जाता, सेंगर को सेपरेट 10 ईयर का सेंटेंस सर्विंग किया गया बिकॉज उसने सर्वाइवर के फादर का भी डेथ किया है। In this session, we will discuss the international power system. We will also discuss unipolarity, bipolarity, multipolarity। A multipolar world with bipolar characteristics describe today's international system।
Multiple power centers such as US, China, European Union, India, Russia exist, but a strong US-China rivalry creates a dominant two-pole dynamic. मल्टीपावर वर्ल्ड विद बाइपोलर कैरेक्टरिस्टिक ये टुडे इंटरनेशनल सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। प्रेजेंट में मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं सच एज यूएस, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, रसिया, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट स्ट्रॉन्ग यूएस चाइना राइवलरी भी डोमिनेंट टू पोल डायनेमिक्स को क्रिएट कर रहे हैं। It forcing other nations into pragmatic balancing acts, multi-alignment instead of a state bloc allegiances, a reality challenge older models. मल्टीपोलर कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट वर्ल्ड में मल्टीपोलर कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है सच एज डिफ्यूजन ऑफ पावर, इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड टेक पावर स्प्रेड अक्रॉस सेवरल नेशंस सच एज यूएस, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, रसिया, जापान। प्रेजेंट में वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज के बिटवीन पावर का डिफ्यूजन है, स्पेशली इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड टेक से रिलेटेड पावर। ये सेवरल कंट्रीज के अक्रॉस डिवाइडेड है, स्पेशली यूएस, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, रसिया, जापान। रीजनलिज्म राइज ऑफ रीजनल पावर सच एज इंडिया एंड साउथ एशिया, ब्राजील इन साउथ अमेरिका। कुछ रीजनल पावर का भी राइज हुआ है सच एज साउथ एशिया में इंडिया एंड साउथ अमेरिका में ब्राजील। रीजनलिज्म भी मल्टीपोलर वर्ल्ड को क्रिएट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कॉम्प्लेक्स एलिजेंस फ्लेक्सिबल इश्यूज बेस्ड पार्टनरशिप सच एज क्वाड, एयू, केयूएस, एसयू इंस्टेड ऑफ रिजिड ब्लॉक। प्रेजेंट में फ्लेक्सिबल इशू बेस्ड पार्टनरशिप इंक्रीज हो रहा है, जबकि रिजिड ब्लॉक अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं हो रहे हैं। रिजिड ब्लॉक सच एज नाटो, मार्शो पैक्ट, ये कुछ रिजिड ब्लॉक हैं। बट प्रेजेंट में कुछ फ्लेक्सिबल एंड इशू बेस्ड पार्टनरशिप को बूस्ट मिला है सच एज क्वाड एंड एससीओ। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी nations pursue independent foreign policies, balancing relationship with great power. प्रेजेंट में वर्ल्ड के ज़्यादातर नेशंस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो कर रहे हैं और ग्रेट पावर के साथ ज़्यादातर कंट्रीज ने अपने रिलेशंस को बैलेंस किया हुआ है। बायपोलर कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? यूएस चाइना राइवलरी, इंटेंस स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन अक्रॉस मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड टेक डोमेन्स। इंडिया चाइना के बिटवीन राइवलरी बढ़ा है और इन दोनों कंट्रीज के बिटवीन मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड टैग डोमेन्स के रिस्पेक्ट में कंपटीशन या स्ट्रेटेजिक कंपटीशन इंटेंस हुए हैं। ब्लॉक फॉर्मेशन ग्रोइंग अलाइनमेंट ऑफ यूएस एलिज वर्सेस रशिया चाइना एक्सेस। प्रेजेंट में यूएस एलिज वर्सेस रशिया चाइना एक्सिस का अलाइनमेंट ग्रो हुआ है। कंसंट्रेशन ऑफ पावर ओनली यूएस एंड चाइना हैव अ कंप्रिहेंसिव पावर, अदर हैव फ्रेगमेंटेड स्ट्रेंथ। यूएस एंड चाइना ही कंप्रिहेंसिव पावर रखते हैं, अदर के पास जो भी पावर है वो फ्रेगमेंटेड स्ट्रेंथ है। इंडियाज रोल फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट, इंडिया एंगेज विद ऑल मेजर पोल सच एज यूएस, रसिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन प्रेगमेटिकली। इंडिया ने ऑल मेजर पोल्स के साथ प्रेगमेटिकली अपने आप को एंगेज किया है। नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी की तरफ इंडिया ने मूव किया है। बैलेंसिंग एक्ट बैलेंसिंग क्वाड विद एससीओ, ब्रिक्स। इंडिया ने क्वाड के साथ एंड एससीओ एंड ब्रिक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने एक्ट को बैलेंस किया है। चैलेंजेस द बाइपोलर ट्रेंड श्रिंक स्पेस फॉर इंडिपेंडेंट स्ट्रेटजीज, फोर्सिंग हार्डर चॉइसेस। इंडिया के बिफोर सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि बायपोलर ट्रेंड जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट स्ट्रेटजीज के लिए स्पेस को श्रिंक करते हैं, हार्डर चॉइस को फोर्स करते हैं। इंडिया रोल इन प्रोमोटिंग अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट करने में इंडिया का क्या रोल रहा है? नंबर वन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन डिप्लोमेसी, नंबर टू डाइवर्सिफाइड ग्लोबल पार्टनरशिप, नंबर थ्री बैलेंसिंग एक्ट विद चाइना, नंबर फोर पीस मेकर्स रोल, नंबर फाइव फोकस ऑन इकोनॉमिक टाइज।
Number one, strategic autonomy and diplomacy. India prioritizes maintaining strategic autonomy, fostering balanced relations with Russia and US. इंडिया ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करने के लिए ऑलवेज प्रायोरिटी गिवन किया है और रसिया एंड यूएस के साथ अपने रिलेशंस को बैलेंस इंडिया ने प्रेजेंट में किया है. फॉर एग्जांपल, India's Quad partnership focusing on Indo-Pacific security exemplify this balance while preserving its ties with Russia. एग्जाम्पल के लिए इंडिया ने क्वाड के साथ पार्टिसिपेट किया है और इसके थ्रू इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी पर फोकस किया है. यह इस बैलेंस को एग्जाम्पलीफाई करता है. साथ ही रशिया के साथ भी अपने टाइज को इंडिया ने प्रिजर्व किया हुआ है. नंबर टू, डाइवर्सिफाइड ग्लोबल पार्टनरशिप. India diversified global partnership to promote a multipolar world order, avoiding over-reliance on any one nation. इंडिया ने अपने ग्लोबल पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई किया है सो दैट मल्टीपोलर वर्ल्ड को प्रमोट किया जा सके एंड वन नेशन पर ओवर रिलायंस को अवॉइड किया जा सके. फॉर एग्जांपल, इंडियाज एंगेजमेंट विद क्वाड एंड ब्रिक्स रिफ्लेक्ट इट्स एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन टाइज अक्रॉस कॉम्पिटिंग ग्लोबल अलायंस. इंडिया का क्वाड एंड ब्रिक्स नेशंस के साथ एंगेजमेंट रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया ने कॉम्पिटिंग ग्लोबल अलायंस के अक्रॉस अपने टाइज को स्ट्रेंथ करने के लिए इंडिया के क्या-क्या एफर्ट्स रहे हैं. नंबर 3, बैलेंसिंग एक्ट विद चाइना. India balanced its complex relationship with China while cooperating with global power to counter Chinese influence in the Indo-Pacific region. इंडिया ने चाइना के साथ कॉम्प्लेक्स रिलेशंस को बैलेंस किया हुआ है और चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए भी स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसको काउंटर करने के लिए भी ग्लोबल पावर के साथ कोऑपरेट इंडिया ने किया है. नंबर 4, पीस मेकर रोल. India aims to position itself as a mediator in various global conflicts, enhancing its influence on the global stage. For example, Prime Minister's Ukraine peace plan demonstrated India's aspirations to mediate international dispute with maintaining neutrality. Number 5, focus on economic ties. India encouraged its economic relationship to promote a balanced global order, strengthening trade with both US and Russia. For example, despite sanctions by West, India continued to import Russian oil with expanding trade with the US under initiatives like India-US Trade Policy Forum. India's approach to multipolarity and its impact on Russia relations. इंडिया का मल्टीपोलर अप्रोच की वजह से रशिया रिलेशंस पर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ा है. नंबर 1, हिस्टोरिकल पार्टनरशिप विद रशिया. नंबर 2, मैनेजिंग रशियन अलाइनमेंट विद चाइना. नंबर 3, एनर्जी कॉपरेशन. नंबर 4, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज. नंबर 5, नेविगेटिंग सैंक्शंस एंड ग्लोबल प्रेशर. नंबर 1, हिस्टोरिकल पार्टनरशिप विद रशिया. India's long-standing economic and defense partnership with Russia remains central to its foreign policy. For example, India's S-400 missile deal reflects a commitment to maintain its defense ties with Russia despite international pressures. नंबर 2, मैनेजिंग रशियन अलाइनमेंट विद चाइना. रशिया का चाइना के साथ अलाइनमेंट इंक्रीज हो रहा है, इसको इंडिया मैनेज कर रहा है. इंडिया केयरफुली हैंडल रशिया's growing ties with China, balancing its own security interest. For example, India's participation in BRICS allow it to encourage diplomatically with both China and Russia while protecting its interest. Number 3, energy cooperation. India maintains a strong energy cooperation with Russia to secure its energy needs amidst various global challenges. For example, India's purchase of discounted Russian oil continues despite Western criticism, highlighting India's energy security priorities. Number 4, joint military exercises. Both countries regularly conduct joint military exercises, strengthening defense cooperation. For example, the Indra military exercise which showcase the strategic depth of India-Russia defense cooperation. Number 5, navigating sanctions and global pressure.
India faced pressure from the Western countries to its close ties with Russia, requiring careful diplomatic navigation. For example, despite sanctions on Russia from West, India continued its defense collaboration while managing Western expectations. India's approach to multipolarity and its impact on US relations. इंडिया के मल्टीपोलरिटी अप्रोच का इंडिया यूएस रिलेशंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? नंबर वन, स्ट्रेंथनिंग इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन। नंबर टू, डिफेंस कोलैबोरेशन। नंबर थ्री, टेक्नोलॉजिकल एंड साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन। नंबर फोर, ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नंबर फाइव, क्लाइमेट एंड एनर्जी कोऑपरेशन। नंबर वन, स्ट्रेंथनिंग इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन। India's participation in Indo-Pacific Economic Framework and in Quad highlight its growing cooperation with the US in countering Chinese influence. For example, US and India conducted a Malabar naval exercise to enhance maritime security in the Indo-Pacific region में मैरिटाइम सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए इंडिया और यूएस ने मालाबार नवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया है। नंबर टू, डिफेंस कोलैबोरेशन। India's defense ties with the US are deepening with increasing arms trade and various joint initiatives. इंडिया और यूएस के बिटवीन डिफेंस टाइज ग्रो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, India's purchase of C-100 30J aircraft and Apache helicopters show the strengthening defense partnership. Number three, technological and cyber security cooperation. India and US collaborate on space technology, cyber security and innovation. दोनों ही कंट्री स्पेस सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एंड इनोवेशन सेक्टर में एक दूसरे को कोलैबोरेट कर रहे हैं। द इंडिया फॉर एग्जांपल, इंडिया यूएस साइबर डायलॉग एनहांस कोऑपरेशन इन कॉम्बैटिंग साइबर थ्रेट एंड आल्सो फॉस्टरिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। Number four, trade and economic growth. Both countries are strengthening economic relations through investment and trade, supporting mutual growth. For example, the US-India Trade Policy Forum had enhanced bilateral trade, focusing on pharmaceuticals, technology, and service sectors. Number five, climate and energy cooperation. India and the US have promoting sustainable development as both partnered on clean energy and climate change initiatives. For example, the US-India strategic clean energy partnership focus on energy efficiency, renewable energy, and reducing carbon emissions. In this session, we will discuss India and New Zealand free trade agreement. The recent India-New Zealand Free Trade Agreement was concluded in December, under which New Zealand will levy zero duty on 100% of India's export and bring in $20 billion in foreign direct investment by 2030। रिसेंटली इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके अंडर इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाने वाले आइटम्स पर न्यूजीलैंड जीरो ड्यूटी इम्पोज करेगा। साथ ही 2030 तक $20 बिलियन का एफडीआई न्यूजीलैंड इंडिया में फिक्स करेगा। अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यूटीओ, इंडिया हैज साइंड अबाउट 20 रीजनल और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग इंडिया ने अबाउट 20 रीजनल और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं। Recently, FTA is signed with the UK and with the European Union Free Trade Association, which came into effect in October। Recently, इंडिया ने यूके एंड EFTA यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ FTA साइन किया हुआ है। Negotiations are underway with the US, the European Union, Canada, and Southern African custom unions। US, यूरोपियन यूनियन, कनाडा एंड सदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन के साथ FTA साइन करने के लिए प्रोसेस अभी अंडरवे है। India's FTA are crucial for global integration। FTA aims for market access, investment, job creation, and remove barriers for goods and services। ग्लोबल इंटीग्रेशन के लिए FTA इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, जॉब क्रिएशन एंड रिमूविंग बैरियर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इन सभी के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इम्पोर्टेंट होते हैं। की रिसेंट FTAs, इंडिया ने रिसेंटली किन किन कंट्रीज के साथ FTA साइन किया है? इंडिया EFTA। EFTA मीन्स यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन।
इंडिया ने यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ टीईपीए साइन किया है। टीईपीए मीन्स ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर 2025। ये अक्टूबर 2025 से इफेक्टिव हो चुका है। EFTA promised $100 billion investment over 15 years for 1 million job, 100% market access for Indian industrial good। EFTA ने इंडिया में अबाउट $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है। 15 ईयर के लिए प्लान किया गया है और 1 मिलियन जॉब क्रिएट करने का प्लान किया गया है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECDA, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ECDA इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया। अ सिग्निफिकेंट रिसेंट डील एनहांसिंग ट्रेड। ये दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड को एनहांस करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इंडिया यूएई CEPA, इंडिया और यूएई के बीच में CEPA साइन किया गया। CEPA मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, बूस्ट ट्रेड विद यूएई। ये इंडिया और यूएई के बिटवीन ट्रेड को बूस्ट करेगा। इंडिया यूके एफटीए नेगोशिएशन, इंडिया और यूके के बिटवीन एफटीए साइन किया गया है। एम्स टू अनलॉक अनटैप्ड पोटेंशियल, फोकसिंग ऑन सर्विसेज, डिजिटल ट्रेड एंड आईपी प्रोटेक्शन। इंडिया एक्टिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इंडिया के एक्टिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किन किन कंट्रीज के साथ हैं और उनके इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होंगे। की ऑपरेशनल एफटीएज एंड एग्रीमेंट, रीजनल ब्लॉक, कुछ रीजनल ब्लॉक के साथ इंडिया ने ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं, सच एज आसियान, साफ्टा। आसियान के साथ गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर यहाँ पर ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। साफ्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, बायलैटरल पार्टनर सच एज ईस्ट एशिया, जापान, जापान के साथ CEPA साइन किया हुआ है। साउथ कोरिया के साथ CEPA साइन किया हुआ है। साउथ ईस्ट एशिया, सिंगापुर के साथ CECA साइन किया है। मलेशिया के साथ CECA साइन किया हुआ है। मिडिल ईस्ट सच एज UAE CEPA साइन किया हुआ है। इंडियन ओशन में मॉरिशस के साथ CEPCA साइन किया हुआ है। ओशनिया ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA साइन किया हुआ है। यूरोप में EFTA यहाँ पर इसके साथ टैपा साइन किया हुआ है। अदर श्रीलंका के साथ FTA साइन किया हुआ है। अफगानिस्तान के साथ PDA साइन किया हुआ है। की नेगोशिएशंस एंड रिवाइव्ड टॉक, यूएस के साथ अभी नेगोशिएशंस चल रहे हैं। डिस्कशन ऑनगोइंग विद एक्सपेक्टेशंस फॉर प्रोग्रेस, यूके के साथ नेगोशिएशंस चल रहे हैं। इसके साथ FTA साइन किया जाएगा 2025 में, ये फाइनलाइज हो चुका है। अक्टूबर से शायद ये स्टार्ट हो चुका है। यूरोपियन यूनियन नेगोशिएशंस रिवाइव्ड, एमिंग फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव FTA। कनाडा, न्यूजीलैंड, ओमान, इजराइल, कतर एक्टिव टॉक और रिन्यूड इंटरेस्ट। की फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ FTA के मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। नंबर ऑफ मार्केट एक्सेस, नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड जॉब, नंबर 3 सर्विस एंड IP, नंबर 3 रेगुलेटरी अलाइनमेंट, नंबर 4 WTO एक्सेप्शन। Number of market access, reduce tariffs, non-tariff barrier for Indian goods in partner market. Number of investment and job, attract FDI, generate employment. For example, India EFTA commitment. Number 3, service and IP, expand trade in services such as IT, banking, and strengthen intellectual property rights. Number 4, regulatory alignment, harmonize standard for smoother business operations. Example, India EFTA TAPA. Number 5, WTO exception. FTA act as exceptions to WTO's most favored nation principle. Challenges and concern related to FTA. FTA से रिलेटेड इंडिया के बिफोर क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या कंसर्न है। नंबर वन ट्रेड डेफिसिट, नंबर टू लो FTA यूटिलाइजेशन, नंबर थ्री डोमेस्टिक इंडस्ट्री इम्पेड, नंबर फोर स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन। नंबर ट्रेड डेफिसिट, इंडिया फेस ग्रोइंग डेफिसिट विद सम FTA पार्टनर्स एट ASEAN जापान। इंडिया कुछ FTA पार्टनर्स के साथ डेफिसिट्स ग्रोइंग से रिलेटेड चैलेंज फेस कर रहा है, सच एज ASEAN एंड जापान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। नंबर टू लो FTA यूटिलाइजेशन,
Indian business use FTA less effectively compared to developed nations. Uh, इंडियन बिजनेस एफडीए का यूज इफेक्टिवली तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। ओनली 25% ही इसका यूज कर पा रहे हैं, जबकि डेवलप्ड नेशंस 70 to 80% तक एफडीए का यूज कर रहे हैं। नंबर 3, डोमेस्टिक इंडस्ट्री इम्पैक्ट। कंसर्न अबाउट इंक्रीजिंग कंपटीशन फॉर सेंसिटिव सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। एफडीए की वजह से एग्रीकल्चर एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स पर यहाँ पर कंपटीशन इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि कंसर्निंग हो सकते हैं। नंबर 4, स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन। India's withdrawal from Regional Comprehensive Economic Partnership in November 2019 saw a focus on protecting domestic interest while pursuing deal। 2019 में इंडिया ने अपने आप को RCEP रीजनल कोऑपरेटिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से विड्रॉ किया था। ये शो करता है कि इंडिया अपने डोमेस्टिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने पर फोकस कर रहा है। अदर मेजर एफटीए इंडिया आसन, इंडिया कोरियन, इंडियन जापान, India Sri Lanka, SAFTA। In this session, we will discuss about SAARC organization. SAARC means South Asian Association for Regional Cooperation. Lecture is important for GS paper 2, International Relations. The South Asian Association for Regional Cooperation is established in 1985 in Dhaka, Bangladesh. SAARC 1985 में ढाका बांग्लादेश के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। It aims to promote economic growth, social progress, and cultural development among South Asian nations। साउथ एशियन नेशंस के अमंग इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया था। कोर फैक्ट अबाउट सार्क। सार्क से रिलेटेड कोर फैक्ट क्या क्या है? इस्टेब्लिशमेंट December 8, 1985 हुआ था साइनिंग ऑफ द सार्क चार्टर इन ढाका। 1985 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसके इस्टेब्लिशमेंट के दूरी सार्क चार्टर पर यहाँ मेंबर कंट्रीज के द्वारा साइन किए गए थे। हेडक्वार्टर सेक्रेटेड इन काठमांडू, नेपाल। नेपाल काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है। मेंबर स्टेट अबाउट एड इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने 2007 में इसको ज्वाइन किया था। करंट सेक्रेटरी जनरल एम्बेसडर मोहम्मद गुलाम सरवार, ये करंट में सेक्रेटरी जनरल हैं। 2023 में इन्होंने ऑफिस एज्यूम किया था। सिग्निफिकेंस रिप्रेजेंट 21% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, 3% ऑफ लैंड एरिया, अप्रोक्सीमेटली 4% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। सार्क नेशंस वर्ल्ड की अबाउट 21% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, 3% लैंड एरिया को रिप्रेजेंट करता है, 4% ग्लोबल इकोनॉमी में इसका रोल है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सार्क। सार्क का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? सार्क स्ट्रक्चर इंक्लूड द सार्क समिट। सार्क समिट इंक्लूड हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इंक्लूड फॉरेन मिनिस्टर्स, स्टैंडिंग कमेटी विच इंक्लूड फॉरेन सेक्रेटरी। डिसीजंस आर मेड बेस्ड ऑन unanimity and contentious bilateral issues are not discussed। अनएनिमिटी के बेस पर यहाँ डिसीजंस टेकन किए जाते हैं। कंटेंटियस बायलैटरल इश्यूज को यहाँ डिस्कस नहीं किया जाता है। स्पेशलाइज्ड बॉडीज एंड इनिशिएटिव ऑफ सार्क। सार्क की स्पेशलाइज्ड बॉडीज क्या क्या हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं? की स्पेशलाइज्ड बॉडीज इंक्लूड द सार्क डेवलपमेंट फंड इन भूटान, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इन बांग्लादेश, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल इन पाकिस्तान। इकोनॉमिक इनिशिएटिव इंक्लूड द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया एंड साप्टा। इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं सार्क के? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया एंड साप्टा। की चैलेंजेस एंड करंट स्टेटस। सार्क के बिफोर क्या क्या की चैलेंजेस हैं, करंट में इसका क्या स्टेटस है? सार्क फेस सिग्निफिकेंट चैलेंज इंक्लूडिंग इंडो पाक राइवलरी व्हिच हैज प्रिवेंटेड अ फॉर्मल समिट सिंस 2014। इंडो पाक रिवलरी सार्क के बिफोर एक बिग चैलेंज है।
Low economic integration. India's focus on alternative group like BIMSTEC and BBIN also hinder its effectiveness. इंडिया का फोकस सार्क को छोड़कर अल्टरनेटिव ग्रुप सच एज बिम्स्टेक एंड बीबीआईएन की तरफ मूव हुआ है, जिसकी वजह से सार्क का इफेक्टिवनेस हिंडर हुआ है। इंडिया डोमिनेट पोजीशन कैन आल्सो क्रिएट मिसट्रस्ट अमंग स्मॉल मेंबर। इंडिया का डोमिनेंट पोजीशन ये स्मॉलर मेंबर के बड़ों ने मिसट्रस्ट क्रिएट कर सकता है, ये भी सार्क के लिए एक बिग चैलेंज है। सिग्निफिकेंस ऑफ सार्क फॉर इंडिया। सार्क का क्या सिग्निफिकेंस है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन एम्स टू बूस्ट ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन अ रीजन विद शेयर्ड मार्केट एंड रिसोर्सेज। सार्क ट्रेड को बूस्ट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। पॉवर्टी एलिवेशन एंड डेवलपमेंट फोकस ऑन इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ, एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट थ्रू द सार्क डेवलपमेंट फंड। सार्क डेवलपमेंट फंड के थ्रू सार्क नेशंस के बिटवीन लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ, एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को यहाँ पर सार्क डेवलपमेंट फंड के थ्रू एनहांस किया गया है। रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड अ क्रूशियल फोरम फॉर डायलॉग, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट। Strategic importance for India help India engage neighbors, counter China's influence, and project regional leadership. अ, इंडिया को नेबर्स के साथ एंगेज होने के लिए सार्क हेल्प करता है। चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को काउंटर करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही रीजनल लीडरशिप को यहाँ पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू रीजनल लीडरशिप को इंश्योर करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। Cultural and people-to-people ties enhance cultural exchange, mutual understanding, and shared identity among South Asians. Platform for dialogue. Despite historic summit, it offers informal avenues for leaders to meet and discuss critical regional issues, as seen during the COVID-19 conference. So thanks for watching this.